करते हैं। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। ईसीजी एक प्रकार की जांच है जो किससे संबंधित रोग का पता लगाती है। मस्तिष्क से संबंधित, हृदय से संबंधित, गुर्दे से या फेफड़े से। तो जो ईसीजी जांच है, ईसीजी का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के माध्यम से हृदय रोग का पता लगाया जाता है, हृदय रोग का पता लगाया जाएगा। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दाब है वो मापा जाता है कौन से उपकरण से। जिस प्रकार से हम थर्मामीटर से तापमान मापते हैं उसी प्रकार दाब है, इस दाब को किससे मापते हैं, पायरोमीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से या गैल्वेनोमीटर से। तो दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड और जूल मीटर प्रति सेकंड। तो जो किलो संवेग है, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एसआई वृत्ति के अंदर इसका मात्रक होता है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। वर्षा की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती है तो वो पृथ्वी पर कम से कम आकार घेरने की कोशिश करती है, ज्यादा आकार न घेरने के कारण वो गोल बन जाती है। तो इसका जो गोलाकार है ये कौन से गुण है, श्यानता का है, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण। तो वर्षा की बूंद गोलाकार है, उसकी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। बर्फ होती है वो पानी पर क्यों तैरती है। कोई भी वस्तु है, जैसे लकड़ी पानी में तैरती है, उत्प्लावक बल वगैरह। तो कोई भी वस्तु दूसरे पर कब तैरेगी, जब उसका घनत्व या उनका भार कम होगा। तो घनत्व कम होने पर तैरेगी। तो बर्फ में वायु भरी हुई होती है, पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बिल्कुल सही बात है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरेगी। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका 6, वाहनों के टायरों की बाहरी सतह नालीदार क्यों बनाई जाती है। वाहनों के जो भी टायर होते हैं उनकी बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है, एकदम सपाट नहीं होती, उनपे कुछ न कुछ उखेरा जाता है। जैसे ऐसे ऐसे ट्रैक्टर के अंदर वो बनाया जाता है खांचे वगैरह। ऐसा क्यों किया जाता है, घर्षण बढ़ाने हेतु, घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि जल्दी से ब्रेक लगे और वाहन उसी समय रुक जाए। घर्षण घटाने हेतु, टायरों को आकर्षक बनाने हेतु या टायरों की ताकत बढ़ाने हेतु। तो घर्षण बढ़ाने के लिए ऐसी सतह बनाई जाती है। ए उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 7, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कोई भी व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुका हुआ रहता है, ऐसा क्यों। थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए वो झुक जाता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो पहाड़ से गिरे नहीं और अच्छे प्रकार से चढ़ सके, इसलिए ऐसा करता है। या धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को भी पहाड़ पर चढ़ना है तो झुकना पड़ेगा। तो साइंस का धार्मिक मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मियों की ऋतु के अंदर सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्यों। सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। अवशोषक का मतलब उष्मा को खींचना। तो अगर उष्मा को खींचेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मियों में और गर्मी नहीं बढ़ाई जाती। गर्मियों में हम चाहते हैं कि हमें गर्मी न लगे, तो सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। प्रावर्तक का मतलब उष्मा इन कपड़ों से टकराकर वापस चली जाती है। जी हाँ, राइट उत्तर हो जाएगा कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। सूर्य की किरणें सफेद रंग से टकराकर वापस चली जाती है, जिससे हमें गर्मी कम लगेगी। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका। तो न्यूरॉन के बारे में आप जानते होंगे, इस प्रकार के आपने चित्र देखे होंगे न्यूरॉन के। ये न्यूरॉन है जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के एक नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है। मनुष्य के नेत्र यानी कि मानव की जो आंख होती है, इस आंख के कौन से भाग का प्रत्यारोपण का मतलब उसको हटाकर दूसरे के आंख में लगाया जा सकता है, वो कौन सा भाग है। क्या मनुष्य की संपूर्ण आंख को हटाकर दूसरी जगह लगाई जा सकती, नहीं। रेटिना, कॉर्निया और कंजक्टिवा। तो जब भी कोई आंख दान करने की घोषणा करता है तो संपूर्ण आंख दान में नहीं ली जाती, उसका जो कॉर्निया है उसे दान में लिया जाता है। नेत्र के कॉर्निया को दूसरे की आंख में लगाया जा सकता है। सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, वायु को अंदर लेने को कहते हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो एक हमारा उच्च श्वसन होता है, एक निच श्वसन होता है। तो वायु को अंदर ले रहे हैं कि फेफड़ों के अंदर वायु भरना क्या कहलाता है। तो फेफड़ों के अंदर वायु भरना निश्वसन कहलाता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि है, इसके स्टेटस क्या होती है, कहाँ पे शरीर में पाई जाती है। यकृत में पाई जाती है, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में। तो यहाँ पे आपके देखिए मस्तिष्क के अंदर एक तो पीयूष ग्रंथि होती है,
एक पीनियल ग्रंथि होती है और एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथियां, ये 3 ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है, तो आपका उत्तर बी राइट हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न नंबर 13, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन में आयोडीन लेते हैं। कहां से? नमक खाते हैं आप, नमक के अंदर आयोडीन होता है, लेकिन जब भोजन में नमक नहीं लेंगे, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? स्थूलता का रोग, रक्त क्षीणता का रोग, रिकेटस का रोग और घेंगा रोग। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, घेंगा या गलगंड रोग भी जिसे कहा जाता है, गले में गांठ हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। तो ये आपका डी उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी डी बता रहे वो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, मानव रुधिर का पीएच है, आयोडीन की कमी के कारण गलगंडियां खेदा, ठीक है, इंसुलिन सॉरी। मानव रुधिर का पीएच है, मनुष्य का जो रक्त होता है, इस रक्त का, रुधिर का मतलब रक्त या खून, तो खून का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 7.4, 6.6। तो रक्त का पीएच है 7.4 होता है। पीएच स्केल 0 से चपदा तक होती है, मिड पॉइंट 7 होता है, 0 से 7 तक के अम्लीय होते हैं, 7 से चपदा वाले क्षारीय होते हैं। हमारा रक्त 7.4 में आ रहा है, इनकी रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। सी उत्तर आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न नंबर 15, कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? हमारे शरीर में रक्त है, वो बंद प्रकार का होता है, नलिकाओं के अंदर बहता है। रक्त के लिए 2 प्रकार की नलिकाएं होती है, एक नलिका का नाम धमनी होता है, धमनियां अलग अलग प्रकार की होगी, एक नलिकाओं का नाम शिरा होता है। धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, स्वच्छ रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त नहीं बहता, वो कौन सी है? कोरोनरी धमनी, इनोमिनेट धमनी, वृक्क धमनी या फुफ्फुस धमनी। तो फेफड़ों से जो जुड़ी हुई होती है फुफ्फुस धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, डेंगू रोग का रोग जनक है। जो डेंगू रोग होता है, हमें डेंगू बुखार आता है, इस रोग का रोग जनक क्या है? ये रोग कौन उत्पन्न करता है? प्लाज्मोडियम करता है, मच्छर करता है, जीवाणु करता है या विषाणु? तो मच्छर में आपने मादा एडिस मच्छर का नाम सुना होगा, मादा एडिस मच्छर है जो डेंगू रोग का रोग जनक है, तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17, मलेरिया का वाहक परपोषी है। मलेरिया रोग का वाहक परपोषी कौन सा? मलेरिया रोग जो है वो हमें प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम, वाहन करने का काम कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, नर एनाफ्लीज मच्छर, एडिस मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर? तो मलेरिया रोग का वाहक परपोषी है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। किसी बालक के अगर माता पिता यानी कि इसके जनक को वो रोग है, तो जनक से उसके संतान के अंदर भी वो रोग आ जाता है, उसे अनुवांशिक रोग कहा जाएगा। कोड, हेपेटाइटिस, रतौंधी और वर्णांतता। तो वर्णांतता जिसमें रंग नहीं पहचान सकते, रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, तो वर्णांतता रोग है, ये अनुवांशिक है। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न, मिनीमाटा रोग का कारण है। जो मिनीमाटा रोग होता है, मिनीमाटा रोग का कारण क्या हो जाएगा? पारे के कारण होता है, कैडमियम के कारण, शीशे के कारण या जस्ते के कारण? तो पारा, जिसे मरकरी भी कहा जाएगा, प्रतीक Hg, इसके कारण ये रोग होता है मिनीमाटा। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, हृदयघात का कारण है। आप सुनते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो ये हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, सही बात है। शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगी तो धमनियों के रक्त में थक्का पहुंचना मतलब बहता हुआ रक्त रुक जाना, रक्त बहेगा नहीं, रक्त नहीं बहेगा तो हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा, तो हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा हो जाएगी, जिसके कारण हार्ट अटैक आएगा। तो सभी बातें सही है, उपरोक्त सभी। डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21, गाजर निम्न में से किस विटामिन का स्रोत है? गाजर आप खाते हैं, सर्दियों के मौसम में अभी गाजर आनी स्टार्ट हो गई है, तो गाजर है वो कौन से विटामिन का स्रोत है? गाजर में विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए जिसकी कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में नहीं दिखता है। अगला प्रश्न नंबर 22, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएंगे। राइटर, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी यही है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन बी होता है, लेकिन विटामिन सी है वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। इसको हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होता है ये, क्योंकि ये विटामिन है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और धोने पर पानी के साथ घुल जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए
इस विटामिन की टेबलेट या गोलियां ली जाती है अलग से, तो बी उत्तर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सुबह की जो प्रातःकाल की जो धूप होती है, सर्दियों के अंदर आप बैठते हैं धूप में तो अच्छा भी लगता है, इस धूप से आपके शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, डी उत्तर आप सभी का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन से खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन है वो सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है? शहद में, दाल में, गेहूं में, चावल में। तो दालों में प्रोटीन है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बी उत्तर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? फल है वो मीठे किसके कारण होते हैं वो आपको बताना है। फलों के अंदर शर्करा पाई जाती है, वो शर्करा कौन सी है जिसके कारण वो मीठे होते हैं? शहद, फ्रक्टोज, लाइपेज या पेप्टिन। और उससे पहले आपको बता दूं, अगर बेटा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये नाम लिख के सर्च करिएगा, जो हमारे चैनल का नाम है वही नाम बड़े अक्षरों में लिख के आप जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण फल मीठे होते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दूध है वो दही क्यों बनता है? दूध के दही के रूप में बनने का कारण क्या है? आप कहोगे सर छाछ डाली जाती है इसके कारण बनता है। अच्छा, उस छाछ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया था जिसके कारण बना? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और खमीर। तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, सी आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? गाय का दूध आपने देखा हो तो कुछ समय पड़ा रखने के बाद वो हल्का पीला दिखाई देता है, ये हल्का पीला रंग है किसके कारण आता है? जेंटोफिल के कारण आता है, रिबोफ्लेविन के कारण, विटामिन B12 के कारण या फिर कैरोटीन के कारण? तो गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग है ये कैरोटीन के वर्ण के कारण आता है, डी उत्तर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 29, अफीम का वैज्ञानिक नाम है? जो अफीम है, अफीम खाया जाता है, एक प्रकार से मादक पदार्थ के अंदर आता है, नशीले पदार्थ के अंदर आता है अफीम, और औषधियों में भी आता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम, एलोवेरा, सिनकोना, सेंटेला एशियाटिका। तो अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेपेवर सोमनिफेरम है, ए उत्तर आप सभी का राइट है। अगला प्रश्न नंबर 30, कौन सा पौधा परजीवी होता है? परजीवी या परपोषी पौधे के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहला तो आपके दिमाग में अमरबेल आना चाहिए। अमरबेल भी परजीवी पौधा है, अमरबेल जब ऑप्शन में नहीं है तो और दूसरे परपोषी पौधे भी है, लेकिन अफीम परपोषी है क्या? नहीं है। गोभी परपोषी नहीं है। मशरूम बिल्कुल, जो छड़े गले खाद्य पदार्थ या छड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये उगता है। मशरूम छतरी के आकार का होता है, जैसे आप थूंबी वगैरह कहते हैं, तो ये परपोषी पदार्थ है, परजीवी है, सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न, रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम शहतूत के पौधे से प्राप्त किया जाता है, शहतूत के पौधे पर रेशम कीट को पाला जाता है। तो तितली से, रेशम कीट से, चिल्ली से, मधुमक्खी से। तो शहतूत के पौधे पर रेशम कीट को पालने से हमें रेशम प्राप्त होता है, बी उत्तर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है? हल्दी आपने सभी ने देख रखी होगी, हल्दी का रंग है वो हल्दी कलर का होता है, आप सभी को पता है। ये हल्दी का रंग हल्दी कलर का हो रहा है, जैसा इनकी हल्दी दिखती है ऐसा इसका रंग क्यों है? प्राकृतिक रंजक का नाम क्या है इसमें पाया जाने वाला? क्यूकरमिन, करक्यूमिन, कैरोटीन, लाइकोपिन या एंथोसाइनिन। तो हल्दी के अंदर पीला रंग कर्क्यूमिन के कारण पाया जाता है, ए उत्तर आप सभी का राइट है। अगला प्रश्न आपका, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकी है इसका जनक किसे कहा जाता है? अपाचे क्रिक को, जेनेटिक्स, ठीक है, मेंडल को, कैरोलस लीनियस को या फिर वॉटसन को? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34, मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं? गुणसूत्र कितने युग्म का मतलब जोड़ी होता है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, 26, 33 या 36? तो आप सभी को पता है टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, जोड़ी 1 से 2 गुणसूत्र मिलकर जोड़ी बनाएंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, ए उत्तर आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? कोई भी तत्व है उसकी जो परमाणु संख्या है, उसमें कितने परमाणु है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो किससे पता लगता है? उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या से, एक अणु में परमाणुओं की संख्या से। तो परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, ये तो एक ही बात हो गई है। प्रोटॉनों की संख्या से हमें परमाणु संख्या का पता लगेगा, ए उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातु है जब लंबे समय तक पड़ी रहती है, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जंग लग जाती है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहा बरसात के मौसम में जंग लग जाता है क्योंकि वो जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आना है। तो ये किस कारण होता है? भौतिक
अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 37, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनों के अंदर प्रयोग में ली जाती है, आपको पता हो तो। एक हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर में, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे हमें सीएनजी में पूछा गया, सीएनजी के अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन होता है, टेट्राएथिल लेड होता है, इथाइल मर्कटॉप होता है या प्रोपेन। तो मीथेन या मेथेन पाया जाता है सीएनजी में, ये उत्तर आप सभी का राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? बड़ा अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न है, हालांकि यहाँ पे हमारे द्वारा कराए गए सारे प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? कपास, रेयॉन, जूट या रेशम? तो संश्लेषित फाइबर रेयॉन है, बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? वो कौन सा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है? वो ऊपर ही तैरेगा, चाहे कोई वस्तु पर किसी भी जलीय द्रव में डाला जाए या द्रव में डाला जाए। स्वच्छ जल, नमकीन जल, नमकीन जल के अंदर मतलब नमकीन टाइप है, मतलब उसके अंदर नमक आ गया है, ठीक है। और पेट्रोल और पारा, तो पारा तो नहीं होगा यहाँ पे, पेट्रोल सबसे हल्का है इनमें, उसके बाद आपका स्वच्छ जल हो जाएगा, फिर नमकीन जल। तो पेट्रोल है, इसका घनत्व सबसे कम होगा, सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न नंबर 40, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? रसायन विज्ञान के अंदर प्रत्येक अणु और परमाणु का उसका एक प्रतीक चिन्ह बनता है, उसका सूत्र बनता है। तो तांबा है, तांबे को रसायन विज्ञान की भाषा में कॉपर कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Cp, Cu, Cr, Co। तो Cu हो जाएगा, ध्यान रहे, पहले अक्षर को बड़ा लिखा जाता है, दूसरे अक्षर को छोटा लिखा जाता है, तो Cu आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तांबे का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? जब भी आप किसी जलीय पात्र के अंदर देखते हैं जिसमें जल भरा हुआ है, तो उसका जो पेंदा होता है ना, वो पेंदा हमें बहुत ही ऊपर दिखाई देता है कि बस ये तो इतना ही गहरा है। ये तरणताल ऊपर दिखाई देने के पीछे का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? तो तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन प्रकाश का अपवर्तन है, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश की ओर आप देखेंगे तो ऊपर उठने की प्रेरणा मिलेगी, उसके साथ साथ ही इसका रंग भी गहरा नीला दिखाई देता है हमें। ये नीला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई दे, पूछ ले। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है और हमें आकाश नीला दिखता है। तो नीला दिखने के पीछे का कारण प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, सी उत्तर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश की जो किरण होती है, इस किरण को सूर्य से लेके हमारी जो अर्थ है, अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट 5 सेकंड, 6 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 14 सेकंड, 9 मिनट 5 सेकंड। तो आपको बता दिया जाए, 8 मिनट और 22 सेकंड के आसपास का टाइम माना जाता है। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 8 मिनट के ऊपर कुछ सेकंड मानी गई है, तो यहाँ पे हमें 8 मिनट के ऊपर 8 मिनट और 14 सेकंड दे रखा है, तो सी उत्तर हम सही मानेंगे। अगला प्रश्न नंबर 44, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपकी जो भी गाड़ी वगैरह होती है, उस गाड़ी के आगे जो 2 लाइटें लगी रहती है ना, उन लाइटों के अंदर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग, उसके जो कांच है लाइटों का, वो कैसा कांच होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलय अवतल दर्पण? तो देखिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अवतल दर्पण राइट हो जाता, क्योंकि वो अवतल दर्पण में आता है, लेकिन अवतल दर्पण का प्रकार और दिया गया है कि परवलय अवतल दर्पण। तो बिल्कुल वाहनों की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 45, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, रामानुजन ने? तो आप सभी को पता है, सेव बाबा जो वृक्ष के नीचे बैठे सेव खा रहे थे, सेब खा नहीं रहे थे, बैठे थे, लेकिन सेब गिरी तो लेकर खाई नहीं, लेकिन ये जरूर सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गिरी, इस पे खोज होती है गुरुत्वाकर्षण की। तो न्यूटन, सी उत्तर आपका राइट है, सर आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, बल का मात्रक है, बल है, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बल का मात्रक न्यूटन होता है। याद रहे, न्यूटन को किलोग्राम मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके साथ साथ ये भी सही है, क्योंकि ये न्यूटन ही है। न्यूटन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो बी और सी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये दोनों न्यूटन ही हैं, बी उत्तर और सी उत्तर, तो डी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। आपकी जो घड़ी होती है, इस घड़ी की स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा भंडारित रहती, पहले से स्टोर है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए, किसी गति करती हुई वस्तु के अंदर ऊर्जा है, तो गति करती हुई वस्तु के अंदर ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा होती है,
1/2 m² और भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है तो बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 48, विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। विद्युत धारा है, लाइट होती है अपने घर पे, इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो घरों में जो लाइट होती है उसमें दो कांटे लगे रहते हैं, आपको बताओ। तो एक घड़ी के अंदर ए लिखा रहता है, दूसरी घड़ी में W लिखा रहता है या V लिखा रहता है। ये घड़ियां क्या हैं? ठीक है, तो ये घड़ियां जो ए या W या V वाली, ये तो वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट नापने की होती है। और ए वाली घड़ी है अमीटर, जिस एम्पियर विद्युत धारा नापती है, एम्पियर लिखा रहता है उसमें, तो एम्पियर अमीटर है जो विद्युत धारा को नापता है, तो ए उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों आपको अवगत करा दिया जाए कि आप राजस्थान CET की तैयारी कर रहे हैं ना, राजस्थान CET, चाहे आप 12वीं लेवल CET की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल CET की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अंदर साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी दे रखा है। सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि साइंस के साथ आपको प्रौद्योगिकी विज्ञान भी पढ़ना होगा। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी विज्ञान है, इसमें कोई भी ग्रह के बारे में पढ़ना है, अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है उसके बारे में, लॉन्च व्हीकलों के बारे में, तो वो सब भी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, खगोलीय विज्ञान से संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे। तो ये अपना अंतरिक्ष विज्ञान से प्रश्न है कि पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी जो भारत की थी? सुनीता विलियम्स, बच्चेंद्र पाल, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। तो कल्पना चावला अपनी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी भारतीय, दूसरी बार वो वापस नहीं आ पाई थी, उनकी डेथ हो गई थी। सी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? देखिएगा, चंद्रयान जो भी एक प्रकार से रॉकेट प्रक्षेपण में आएगा, हमने लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? इस पे दो भाग थे, एक रोवर और एक लैंडर। तो लैंडर का नाम परम, विक्रम, विजय और प्रज्ञान। तो विक्रम लैंडर का नाम था, बी उत्तर आपका यहाँ पे